आज हम गंगाराम पटेल और बुलाकी नाई की यात्रा के वापसी का दूसरा पड़ाव जिनके कोप का कहर पढ़ेंगे। अगले दिन सुबह दोनों उठे और नित्य की भांति अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर आगे की यात्रा पर निकल पड़े। चलते चलते उन्हें शाम हो गई तो उन्होंने राह में पड़ने वाले एक नगर में अपना पड़ाव डाला। गंगाराम पटेल ने पैसे देकर बुलाकी नाई को शहर से भोजन का सामान लाने भेज दिया। बुलाकी जब वापस लौटा तो सारे सामान के साथ एक जुबा खबर भी लाया। उसने रास्ते में देखा कि एक स्थान पर कुछ लोग खड़े हुए हैं। वहां उसे एक ऐसा बूढ़ा व्यक्ति भी दिखाई दिया जो अर्धविक्षिप्त अवस्था में था। उस अर्धविक्षिप्त बूढ़े ने सबके सामने एक स्थान को गाय के गोबर से लीपा, फिर एक युवक को अपने पास बिठाकर उस स्थान पर लेट गया। उसने 3 बार मुख से हे राम कहा और फिर अपने प्राण त्याग दिए। यह देखकर बुलाकी नाई यह सोचकर वापस लौट पड़ा कि इस बात का रहस्य पटेल जी से पूछूंगा कि वह वृद्ध कौन था और उसने इस प्रकार दम क्यों तोड़ दिया। रात को सोने से पूर्व बुलाकी ने वह रहस्यमयी बात पटेल को सुनाई और उस रहस्य पर से पर्दा उठाने को कहा तो पटेल बोले, सुनो बुलाकी, यहाँ से कुछ दूर ताम्रलिप्ति नाम का एक नगर है। उस नगर में चंद्र सिंह नाम का एक क्षत्रिय रहता था। चंद्र सिंह का विवाह हो चुका था और उसकी पत्नी एक बच्चे की माँ भी बन चुकी थी। उसका परिवार खूब संपन्न हो चुका था, लेकिन कहते हैं ना कि जब मनुष्य के दुर्दिन आते हैं तो उसकी बर्बादी की परिस्थितियां स्वयं ही बनने लगती है। कुछ दिन बाद उसे जुए खेलने की लत लग गई। वह यार दोस्तों के साथ नित्य प्रति शाम को जुआ खेलने लगा। परिणाम यह निकला कि वह जुए में अपना सब कुछ हार कर दर दर का भिखारी बन गया। उसे और उसके परिवार को 2 वक्त के भोजन जुटाने के भी लाले पड़ गए। चंद्र सिंह का परिवार जब भूखे मरने लगे तो अपने परिवार का पेट पालने के लिए उसने चोरी करना शुरू कर दिया। वह चोरी करके जो भी माल लाता उसे थोड़ा सा परिवार पर खर्च कर शेष धन जुए में उड़ा देता था। धीरे धीरे सारे नगरवासियों को यह बात मालूम हो गई कि चंद्र सिंह पक्का चोर बन गया है, इसलिए सभी लोग उससे नफरत करने लगे। यह बात चंद्र सिंह के सास ससुर को मालूम हुई तो उन्होंने बहुत दुख हुआ। उनकी एक ही तो बेटी थी, पुत्र कोई था नहीं। अतः एक दिन उन दोनों ने विचार किया। चंद्र सिंह का ससुर बोला, ठकुरानी, लाजवंती की तरफ से तो बहुत चिंताजनक खबरें मिल रही हैं। न जाने मेरी बेटी लाजवंती और नवासा किस हाल में होंगे। क्यों ना कोई आदमी भेजकर कुछ दिन के लिए उन्हें यहाँ बुला ले। यह सुनकर चंद्र सिंह की सास ने कहा, कुछ दिन के लिए क्यों, हमेशा के लिए ही बुला लो ना। बेटा तो कोई है नहीं हमारा, जो कुछ हमारे पास है वह सब बेटी का ही तो है। फिर हमारे रहते हुए वह भावग्रस्त जीवन व्यतीत करे, यह तो हमारे लिए शर्म की बात होगी। दामाद ने बुरे कामों में फंसकर अपना जीवन बिगाड़ लिया तो इससे हमारी बेटी का क्या दोष है। उसके कुकर्मों का फल हमारी बेटी और नवासा क्यों झेलेंगे। तुम आज ही कोई आदमी भेजकर उन सबको यहाँ बुला लो। चंद्र सिंह को भी अपने धंधे में लगा लेना, धीरे धीरे उसकी आदतें भी सुधर जाएंगी। चंद्र सिंह का ससुर मसालों का व्यापारी था। उसका व्यापार बहुत अच्छा चलता था। उसने चंद्र सिंह, अपनी बेटी और नवासे को अपने पास बुला लिया। चंद्र सिंह के जिम्मे दुकान की जिम्मेदारी सौंप दी। सोच लिया कि उसका दामाद कुछ सुधर जाएगा। ससुराल में आकर चंद्र सिंह कुछ दिन तो ठीक ढंग से रहा, लेकिन फिर उसकी बुरी आदतें उस पर हावी होने लगी। मौका देकर वह बाहर जाने लगा और ऐसे लोगों की खोज करने लगा जो उसी की तरह जुए के शौकीन हो। कहावत है कि शक्कर खोरे को शक्कर और मुंजी को टक्कर। जिस आदमी को जैसे लोगों की चाहत होती है वह अपने जैसे लोग ढूंढ ही लेता है। चंद्र सिंह ने भी इस नए शहर में अपनी ही जैसी आदतें वाले कुछ लोग ढूंढ लिए और वह फिर से उनके साथ जुआ खेलने लगा। इसके लिए वह गायें बगाहे दुकान के गले से पैसे चुरा लेता और उन्हें जुए में उड़ा देता। ससुर को यह बात मालूम भी हो जाती कि उसकी दुकान के गले से पैसे चोरी हो रहे हैं, किंतु वह यह सोचकर आंख बंद कर लेता कि बहती नदी के जल में कुछ जल निकल भी गया तो कौन सी विशेष हानि होने वाली है। बहरहाल वक्त इसी तरह से आगे सरकता रहा। एक दिन की बात है, दोपहर का समय था। चंद्र सिंह अपने ससुर की दुकान पर बैठा हुआ था। तभी उसे दस्त करने की इच्छा हुई तो वह सोच करने के लिए दुकान से निकलकर दिशा मैदान को चल पड़ा। जंगल में वह ज्यादा ही दूर निकल गया। सामने एक बेरी की झाड़ी नजर आई तो वहीं सोच करने के लिए बैठ गया। और झाड़ी के निकट एक बबूल का पेड़ था जिस पर एक जिन का निवास था। जिन ने जब उसे सोच करते देखा तो उसे उस पर बहुत गुस्सा आया। उसने उसे सजा देने का निर्णय कर लिया। रोजकर्म से निपट कर चंद्र सिंह वापस लौटा और दुकान के काम में लग गया। शाम को जब वह घर लौटा तब परिवार के लोगों से मिला, भोजन किया और अपने कमरे में सोने के लिए चला गया। उस रात वह जुआ खेलने नहीं जा सका क्योंकि उसके ससुर की हवेली इतनी मजबूत थी कि एक बार बाहर का दरवाजा लगा देने के बाद उसका दरवाजा खोलना बहुत मुश्किल था। हवेली के ऊपरी हिस्से में उसने लोहे का ऐसा मजबूत जाल डलवा रखा था कि कोई भी जाल को काटे बिना हवेली में दाखिल हो ही नहीं सकता था। कहानी को थोड़ा सा विराम देते हुए गंगाराम पटेल ने हुक्के का गहरा कश लिया
धुआं उगलते हुए बोले, बुलाकी वह जिन जिसके स्थान पर दोपहर के समय चंद्र सिंह सोच कर आया था, रात के समय उस हवेली के बाहर आ पहुंचा और दरवाजे पर दस्तक लगाई। दस्तक लगाने पर चंद्र सिंह अलसाया सा उठा। उसने दरवाजे के निकट जाकर पूछा, कौन हो भाई? दरवाजे के बाहर से जिन ने उत्तर दिया, तुम्हारा एक दोस्त, तुम्हें जुआ खेलने के लिए निमंत्रित करने आया हूं। चंद्र सिंह बोला, मजबूरी है दोस्त, मैं बाहर नहीं जा सकता। अंदर से दरवाजे पर मजबूत ताला लगा है और चाबी मेरी पत्नी के पास है। जिन ने कहा, तुम चाबी की चिंता मत करो, बस तुम यह बता दो कि जुआ खेलने की इच्छा है तुम्हारे मन में? चाहता तो हूँ, लेकिन चंद्र सिंह की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि दूसरी ओर से जिन ने जल्दी से कहा, ताले की बात छोड़ो, बस तुम दरवाजे के पास आकर अपनी आंखें बंद कर खड़े हो जाओ। आंखें खोलोगे तो तुम अपने आप को इस हवेली के बाहर खड़े पाओगे। जिनके कहने के अनुसार चंद्र सिंह ने अपनी आंखें बंद कर ली और आंखें खोलते हुए मकान के बाहर रहा। चंद्र सिंह को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। उसने सामने देखा तो वह भय से कांप उठा। एक नंग धड़ंग जिन जो उसके सामने खड़ा था। उसे भयभीत देख जिन बोला, घबराओ नहीं, मुझे अपना ही दोस्त समझो। यह कहकर जिन ने उसका हाथ पकड़ा और उसे लेकर उसी बेरी की झाड़ी के पास पहुंचा। उसने वहां पहुंचकर कोई संकेत किया तो एक स्थान पर जमीन फट गई और नीचे की ओर जाती सीढ़ियां नजर आने लगी। सीढ़ियां उतरकर जब दोनों नीचे पहुंचे तो इन चंद्र सिंह ने स्वयं को एक सजे सजाए बहुत ही खूबसूरत कमरे में खड़ा हुआ पाया। कमरे में एक सुंदर पलंग बिछा हुआ था जिसमें जुआ खेलने का उपयुक्त सारा सामान भी रखा हुआ था। सारी रात चंद्र सिंह और वह जिन जुआ खेलते रहे। सुबह मुर्गे ने मांग दी तो चंद्र सिंह सचेत हुए। उसने जिन से कहा, मित्र, सुबह होने को है, मेरा घर पहुंचना बेहद जरूरी है, तो किसी तरह से मुझे घर पहुंचाओ। जिन बोला, घर तो मैं पहुंचा दूंगा, किंतु भूलकर भी आज की घटना का जिक्र किसी को मत करना। यदि तुमने ऐसा किया तो मेरा क्रोध तुम पर टूट पड़ेगा, तुम पागल हो जाओगे। जिन की बात सुनकर चंद्र सिंह बोला, तुम विश्वास करो मित्र, मैं इस घटना का जिक्र किसी से भी नहीं करूंगा, बस तुम अब जल्दी से मुझे मेरे घर पहुंचा दो। जिन बोला, बस तो फिर बंद करो अपनी आंखें, जब आंखें खोलोगे तो स्वयं को अपने बिस्तर पर पाओगे। जिनके कहे अनुसार चंद्र सिंह ने अपनी आंखें बंद कर ली। फिर जब उसने आंखें खोली तो उसने बिस्तर पर मौजूद पाया बुलाके। जब चंद्र सिंह उस जिन के साथ जुआ खेलने में व्यस्त था तो उस समय एक और घटना घट गई। अर्धरात्रि के समय चंद्र सिंह की पत्नी उसके कमरे में यह देखने के लिए पहुंच गई कि उसका पति चैन से सोया हुआ है कि नहीं, पर जब उसने बिस्तर को खाली देखा तो वह स्तब्ध रह गई। दरवाजे के ताले की चाबी उसके पास थी, फिर वह बाहर कैसे चला गया? उसने अपने पिता को जगाया और सारी बात बताई। सुनकर उसका पिता भी हतप्रभ रह गया। हवेली में कई कमरे थे, सारे कमरों में चंद्र सिंह की तलाशी की गई, किंतु जब वह किसी कमरे में नहीं मिला तो वे लोग सोच कर सो गए कि सुबह देखेंगे। सुबह हुई। चंद्र सिंह की पत्नी फिर अपने पति के कमरे में पहुंची तो यह देखकर उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा कि उसका पति तो अपने बिस्तर पर पड़ा हुआ खराटे पर रहा था। वह दौड़ी हुई अपने पिता के पास पहुंची और यह बात बताई। सारी बात सुनकर चंद्र सिंह का ससुर भी आश्चर्य करने लगा। उसे चंद्र सिंह के कहा कि इस प्रकार रात के समय अपने कमरे से गायब हो जाने और फिर प्रकट हो जाने में कुछ रहस्य प्रतीत हुआ। तब उसने अपनी पुत्री से कहा, बेटे, तुम अपने पति के कमरे में जसमानी ढंग से उससे बातचीत करो, रात की घटना का उससे कोई जिक्र मत करना, बस हमेशा की तरह बातें ही पूछना और उसे बातों में उलझा कर यह रहस्य जानने की कोशिश करना कि रात को दरवाजे पर ताला लगा होने पर भी बाहर कैसे चला गया और फिर वापस कैसे आ गया। जी पिताजी, ऐसा कहकर चंद्र सिंह की पत्नी अपने पिता के कमरे से बाहर निकल आई और अपने पति के कमरे में चली गई। कमरे में जाकर उसने अपने पति को झकझोरा और बोली, अजय, अब उठ भी जाओ, सुबह हो चुकी है, तैयार होकर दुकान पर भी जाना है। चंद्र सिंह आंखें मलता हुआ उठा। पत्नी को देखकर मुस्कुरा उठा और बोला, कितना समय हो गया है? 9 बज रहे हैं, बस अब जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं नाश्ता तैयार करती हूँ। यह कहकर रसोई घर में चली गई। थोड़ी देर में वह नाश्ते की थाली सजा लाई, चंद्र सिंह को आगे रख दी। अभी चंद्र सिंह ने पहला ग्रास खाया ही था कि उसने हाथ रोक दिया। पत्नी ने पूछा, क्या हुआ, नाश्ता अच्छा नहीं है क्या? चंद्र सिंह बोला, नाश्ता तो ठीक है, लेकिन उस भोजन के आगे बेकार सा लग रहा है जो मैंने रात को खाया था। पत्नी ने पूछा, रात कहीं बाहर चले गए थे आप? चंद्र सिंह जिनकी चेतावनी भूल गया। उसने रात की घटना के बारे में किसी को भी बताने से सख्ती से मना कर दिया था। उसने अपनी पत्नी से कह दिया, हाँ, गत रात में अपने एक मित्र के घर चला गया था, वहाँ बहुत लजीज भोजन खाने को मिला था। यह सुनकर पत्नी ने कहा, पूछ लिया, मगर ताला तो बंद था, फिर आप बाहर कैसे चले गए? पत्नी के कहने पर चंद्र सिंह हिचकिचा गया। उसने उसकी बात को कोई जवाब न देकर चुप्पी साधी, लेकिन जब उसकी पत्नी बार बार आग्रह करती रही तो उसने जिन वाली बात बता दी। बस फिर क्या था, जिन के कोप का कहर उस पर टूट पड़ा। उसी समय वह पागल हो गया। उसके सास ससुर ने उसका बहुत इलाज कराया, किंतु चंद्र सिंह किसी की तरह से ठीक ना हुआ। विषुक्ताप अवस्था में वह 20 साल तक मारा फिरता रहा। उसे अपनी पत्नी और बच्चे की भी कोई चिंता न रही, जो अब तक पूर्ण युवक बन चुका था। इन 20 सालों में कई घटनाएं हुई। चंद्र सिंह के साथ ससुर स्वर्ग से धार गए। उसकी पत्नी भी उसको विषुक्ताप अवस्था का गम न सह सकी और एक दिन वह भी चल बसी। परिवार में रह गया सिर्फ उसका बेटा सूर्य कुमार। एक दिन चंद्र सिंह भटकता भटकता इस नगर में आ पहुंचा। यहाँ उसका कोई दूर का रिश्तेदार रहता था, अतः वह उसके यहाँ पहुंच गया। उसने अपने उस रिश्तेदार से आग्रह किया किसी तरह वह उसके पुत्र को यहाँ बुलवा दे।
उसके ग्रह पर उसके रिश्तेदार ने उसके पुत्र सूर्य कुमार को यहाँ बुलवा दिया। चंद्र सिंह को शायद अपनी मृत्यु का पूर्वाभास हो गया था, तो उसने उस रिश्तेदार के मकान के सामने एक स्थान को अपने हाथों से गाय के गोबर से लीपा, फिर अपने पुत्र का हाथ लेकर उस लिपे हुए स्थान पर लेट गया। मुख से 3 बार हे राम कहा और अपने प्राण त्याग दिए। कहानी समाप्त कर पटेल ने बुलाकी नाथ से पूछा, बुलाकी अब तो तुम्हारी शंका का समाधान हो गया ना? बुलाकी बोला, हाँ पटेल जी, अब मेरी शंका का निवारण हो गया। अब आप भी सो जाइए और मैं भी सोने की कोशिश करता हूँ।